हमारे आजू बाजू में बैठे हुए लोग घायल पड़े हैं, हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। आपने दिल्ली से फ्लाइट लिया जम्मू के लिए और उस सेम डे ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट। और जब ये लिंक मेरे पास आया, ईमेल था और SMS था, आई वॉज रियली शॉक। 1900 का दशक और आज का मॉडर्न युग कि कंस्ट्रक्शन पैटर्न में आपको क्या चेंजेस दिखे? मैं ये भी सोचा था कि मैं ये इंडस्ट्री ही छोड़ दूँ। कारण से भी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट इस इंडस्ट्री को पसंद नहीं करती या नहीं आना चाह रही हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैंने क्या क्या कमेंट सुने हैं, क्या क्या इनके टॉन्ट सुने हैं। एटॉमिक रिएक्टर तक आप पहुंच गए हो, वो क्या एक्सपीरियंस था और क्या क्या कहानी है? हमें न्यूज़ आई थी मोदी जी का विजिट वहाँ पे आने वाला है। वो सिक्स सिग्मा कैसे आपकी लाइफ में आया? आज हमारे इंजीनियर्स का जो लाइफ स्पान हो गया मैम, वो है 4 महीने से 6 महीने वो किसी कंपनी में रुकते हैं एवरेज, जिससे कि क्या होता है कि आने वाले समय पे इनको कोई हायर ही नहीं करता फिर सीनियर पोस्ट में। बदमाशों ने आप लोग के वैन पे अटैक किया था, क्या सिनेरियो था वो? I was shivering like anything कि हे भगवान मैं कहाँ आ गई, पता नहीं यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे कि नहीं। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फीमेल के लिए तो है ही नहीं यार, बिल्कुल भी सेफ नहीं है वो इस इंडस्ट्री में। ना तो उनको कोई ग्रोथ मिल सकता है और ना ही वो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकती है। और उन बददिमाग लोगों की तरह आप भी ऐसा सोचते हैं? आप लोगों की सोच को बदलने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है 26 साल एक्सपीरियंस्ड, 75 से ज्यादा मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाली, मुंबई मेट्रो में भी अपना छाप छोड़ने वाली इंजीनियर सोनाली श्रेयस नासिकर जी, जो कि इंडिया के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। और आज के पॉडकास्ट में मैम आपको बताएंगी कि कैसे एक फीमेल का करियर जर्नी ग्रो कर सकता है और कितना वास्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो आपके करियर को बिल्ड करने का दम रखता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पॉडकास्ट इंजीनियर सोनाली श्रेयस नासिकर जी के साथ। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमको समय दिया और सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में अवेलेबल है। हम जानना चाहेंगे कि आज भी फीमेल को कहा जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए नहीं है जी। तो 1900 में 80 और 90 के दशक में तो ये और भी थोड़ा क्रिटिकल था। उस समय आपने कैसे प्लान किया सिविल इंजीनियरिंग में आने के लिए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और नॉलेज शेयर करने का चांस दिया। थैंक यू फॉर दैट। और आपने ये बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट सवाल पूछा है। यस, इन 80s एंड 90s इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी फीमेल कैंडिडेट इवन टू चूज सिविल इंजीनियरिंग। जी, मैं खुद का एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं आपको हंसी आएगी। मुझे भी बोला गया था कि आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आप क्यों सिविल ले रहे हैं? हाँ जी। सिविल इज़ नॉट मेड फॉर वुमेन, आप काले पड़ जाओगे साइड पे। आजकल का तो मिथ है कि यह धूप में भी कलर काला करना है तो सिविल इंजीनियरिंग ले लो। और आप मुझे देख सकते हैं 26 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, साइटों पे घूम रही हूँ और आज भी भगवान की कृपा से आपके सामने हूँ। तो वो क्या इंस्पिरेशन था जो आपको सिविल इंजीनियरिंग तक लेके आया? जी, मेरी इंस्पिरेशन हमेशा मेरे पापा रहे हैं और माय फादर वाज आल्सो सिविल इंजीनियर एंड आई ऑलवेज सॉ हिम कि कितने बढ़िया इन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं। ही वाज इनटू गवर्नमेंट सर्विस। अच्छा। और वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं हमेशा। तो सिविल इंजीनियरिंग में आने के बाद 4 साल की इंजीनियरिंग, 4 साल के बाद भी बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर पे नहीं आना चाहते जी। तो 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद भी लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तैयारी कर लें या किसी भी तरीके से कॉलेज के लेक्चरर में लग जाएं, लेकिन फिर भी आपने कॉर्पोरेट को चूज़ किया। उसके बाद की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? शुरू में तो मैं कहूँगी कि जिस दिन मैंने साइट पे कदम रखा था, दैट टाइम आई वाज इन माय 3rd ईयर, और मेरे फादर का कहना था कि बेटा खाली थियरी आप कॉलेज में सीख रहे हो, लेकिन आपको सच्चाई लाइफ की तभी पता चलेगी जब आप साइट पे काम करोगे। और पापा के कहने पे मुझे एक जगह पे एज अप्रेंटिस वहाँ 3rd ईयर में काम मिला था। जब मैं साइट पे गई पहली बार तो मुझे इतना अजीब नज़रों से देखा गया था इन 90s, ये बोल के कि ये छोटी सी लड़की हमें क्या बताएगी, हम क्या बोले इससे जी। हम सब जानते हैं, हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और जब भी आप कुछ बोलने के लिए जाओ, उनसे कुछ पूछने के लिए जाओ तो बहुत ही रेजिस्टेंस होता था, क्योंकि एक ईगो क्लैश हो जाती थी कि पता नहीं एक फीमेल कैंडिडेट है, इतनी सी छोटी सी लड़की दिख रही है 19-20 साल की, और ये क्या हमसे बात कर रही है। यानी आप
यकीन नहीं करेंगे, मिस्त्री होंगे या हमारे गैंग लीडर्स होंगे, वो तक बात करने में हिचकिचाते थे मुझसे। तो मुझे बहुत ही दिक्कतें पहले पहले आई हैं और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सारे उन लोगों का कि जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, गाइड किया है, मेरे मेंटर्स रहे हैं इस जर्नी में और जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो मैम जब हम साइट पे जाते हैं तो कॉलेज में तो हमको वो नहीं सिखाया जाता जो साइट पे चल रहा है। बिल्कुल। और जो साइट पे चल रहा होता है वो सीखने के लिए हमको उन्हीं से सीखना पड़ता है। करेक्ट। जो काम कर रहे हैं वो रेसिस्ट कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे ही काम होता है, लेकिन हमने वैसा पढ़ा नहीं है। तो उस चैलेंजेस को कैसे आपने ओवरकम किया? तो ये हमेशा ही लाइफ का एक हिस्सा रहा है कि रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं खुद जो हूँ एक चेंज एजेंट हूँ। जब मैंने सिक्स सिग्मा में काम करना शुरू किया तब हमें ये तो पढ़ाया ही गया था कि रेजिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, सो एक्सेप्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन ओवरकम इट। अभी ओवरकम करना कैसे है ये आपने सीखना है एंड इट्स नॉट ईजी। मैं बताऊं आपको तो हमेशा आपसे उम्र में बड़े, एक्सपीरियंस में बड़े कई लोग आपके साथ होते हैं, इनके साथ आपको काम करना है और वो भी अच्छे से। एक टीम बॉन्डिंग करनी है, एक टीम बिल्ड करना है आपका और फिर बढ़िया परफॉर्मेंस करना है। तो आपने जो अभी सिक्स सिग्मा कहा कि आपने कॉलेज पास आउट किया, कुछ साल हुए आपको काम करते हुए, उस समय चैलेंजेस आ रहे हैं अगेन, वो फील्ड वर्क, वो सिक्स सिग्मा कैसे आपकी लाइफ में आया और कैसे आपको इंस्पायर किया उस चीज़ को कि ये करना है आप? क्योंकि एक्चुअल में जहाँ तक मैं पढ़ा था कि सिक्स सिग्मा कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है। एग्जैक्टली। तो आपने उस समय 1990 के दशक में उसको इम्प्लीमेंट किया, वो पूरी जर्नी जानना चाहेंगे अपन। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट क्लोज टू माय हार्ट जर्नी है एंड नाउ तो सिक्स सिग्मा इज़ इन माय ब्लड। हाल से 26 साल से मैं इसमें काम कर रही हूँ और आई हैव बीन अवॉर्डेड इवन बीइंग द फर्स्ट लेडी सिविल इंजीनियर हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड दिस इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो जब मैंने शुरुआत की थी, एक मैं क्रेडिट देना चाहूँगी हमारे यूएस काउंटर पार्ट का। तो जब एक बार हमारे पास इंस्पेक्शन के लिए क्लाइंट आए और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, तब मुझे आईएसओ के बारे में पता चला कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चलता है। दैट टाइम आई वाज वेरी न्यू टू माय करियर। फिर मुझे आगे पता चला कि आप क्वालिटी को और बढ़िया कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए होता है सिक्स सिग्मा। और जब मैंने थोड़ा सा उनसे डिस्कशन करना चाहा तो क्लाइंट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। बोले अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंडिया में लोग अभी तक मानने को ही तैयार नहीं है कि ये आपके लिए लगेगा जी। तो मैंने कहा ज़रूर, आप प्लीज़ मुझे गाइड करिए। देन आई गॉट प्रॉपर गाइडेंस कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। आई टुक दैट चैलेंज। तो स्टार्टिंग फेज में हमारे पास ना, जब हम जूनियर होते हैं तो सीनियर्स हमको एक टास्क देते हैं, अभी आप जाओ परफॉर्म करो, तुम चाहे क्वालिटी चेक करो या मेजरमेंट करो। उस समय अपने थॉट को अपने सीनियर्स को एक्सप्लेन करना या उनसे रिक्वेस्ट करना कि मेरे को ये प्रैक्टिस करना है, वो कैसा प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस हमारे ऐसे हैं जो उतना ही करते हैं जितना चाबी भरी राम ने उतने ही चले खिलौने। तो उसके यदि उसके आगे नहीं चलेंगे तो ग्रोथ नहीं करेंगे। लेकिन वो एक जो कॉमा है, वो कॉमा लोग हटा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हटाना चाहिए उसे? जी, एक्चुअली दैट्स नॉट वेरी ईजी। लेकिन जब आपको मालूम है कि ये चीज़ कैसे करनी है और दूसरों ने इसे सक्सेसफुल करके दिखाया है, ये ऐसे नहीं है कि ये चीज़ हमने पहले ईजाद करी है, ये दुनिया में थी और इम्प्लीमेंट हो चुकी थी। तो जब मैंने 2000 के शतक में काम करना इसमें शुरू किया, दैट वाज वेरी इनिशियल फेज, जब खाली सिक्स सिग्मा बोलने से भी लोग ऐसी शक्लें करते थे, क्या बात कर रही हो, एंड दिस इज़ नॉट फॉर अस, ये मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हमारा नहीं है, ये हमें नहीं हो सकता है। सो दैट काइंड ऑफ, आई मीन आप इमेजिन नहीं कर सकते मैंने क्या क्या कमेंट सुने हैं, क्या क्या इनके टॉन्ट सुने हैं लोगों के, कि क्या सुना लिए, क्या लाइन पकड़ लिया, क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, ये होने वाला नहीं है, छोड़ दो, अपना काम करो। मैंने कहा ये भी मेरा ही काम है। और ये जो है बदलाव लाने का हमारे खुद में और अपने खुद के वर्क में और फिर हम जहाँ काम कर रहे हैं उस कंपनी में, ये सोच एक बहुत ही अहम कदम था मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए, और जो बहुत टफ भी था। तो मैंने वो चैलेंज समझ के अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया और मैंने प्रूव किया कि ठीक है, आप मुझे एक प्रोजेक्ट दीजिए, आप मुझे उस पर काम करने दीजिए, लेट मी प्रूव दैट।
और वहाँ से इम्प्रूवमेंट चालू हुआ। और ये आसान नहीं था मैनेजमेंट को कंसल्ट करके उनको प्रेजेंट करना और उनके अनुमति से आगे बढ़ना। जी। बट बिलीव मी, हमारी मैनेजमेंट इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया एंड दे गैव मी अ पायलट प्रोजेक्ट। बोले ठीक है, आप इस पे करके दिखाइए। तो मैंने उस पर काम शुरू करना, और जैसे ही हमारे ट्रायल्स होते हैं कॉस्ट, टाइम एंड क्वालिटी, तो इन तीनों पे हमने फोकस करके आगे हमारे ऑपरेशंस डिज़ाइन करने होते हैं, वो चलाने होते हैं और उसको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है, और तब जाके आपकी ट्रायल सेटिस्फाई होती है। और एक एक फोकस आपने करना है, एक एक आपने टारगेट रखना है कि क्या क्या आप करने वाले हैं। जैसे मंथली टारगेट है, फिर क्वार्टरली है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये जब मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए दिखाया और उसके रिजल्ट्स मैनेजमेंट ने दिखे, तो बहुत ही बढ़िया एक चीज़ हुई कि उन्होंने मेरा मास्टर्स खुद स्पॉन्सर किया। वाह, मतलब जो कंपनी स्पॉन्सर्ड आपने फिर ग्रेजुएशन जी जी जी, वो लेटर आज भी मेरे पास मौजूद है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट कंपनी कि जिन्होंने मुझे ये लेटर ऑफ अप्रिशिएशन दिया और आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया। इस ड्यूरेशन में मैम, जो हमारे मैं भी फंसा था कहीं पे, या हमारे इंजीनियर से मैं सुनते आता हूँ कि हमारी ड्यूटी है सुबह 8-9 बजे चालू होता है और शाम को 5-6 बजे लेबर ख़त्म होते ही हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोग ना अपने सीनियर के साथ नहीं बैठना पसंद करते, या तो काम नहीं आता तो डरते हैं, या ये सोचते हैं कि मैं बैठ जाऊंगा तो काम मेरे को ज़्यादा मिल जाएगा। तो वहाँ से ना मेंटरशिप मिलना सीनियर से कम हो जाता है। और जो जैसे आप बता रहे हो कि सिक्स सिग्मा इतना बड़ा आपने अचीवमेंट लाया और कंपनी ने स्पॉन्सर किया आपको, तो मेंटरशिप भी बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। तो वो कैसा मेंटरशिप हमको, मेरे को कैसे समझ आना चाहिए कि मेरे को किसका मेंटरशिप लेना है, या हु इज़ द राइट गाय इन दिस कंपनी? एग्जैक्टली। कि वो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं पॉलिटिक्स के दूसरे छोरे में चले जा रहा हूँ और मैं बह गया उसमें। वो भी काफ़ी होता है जी। वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। जी, तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, सारे लोग जानते हैं ये बात कि जब हम लोग कोई चूज़ करते हैं, कोई चॉइस बनाते हैं अपने लाइफ में या अपने काम में कि हमें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो ये करते वक्त कुछ फैक्टर्स हमने दिमाग में रखने हैं अपने, कि कैसे। सबसे पहले तो एनालिसिस करिए कि इस चीज़ का मुझ पे और मेरे काम पे क्या असर होने वाला है। जी। पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, जो हम प्रोज एंड कॉन्स बोलते हैं किसी चीज़ का। या तो बोल लीजिए कि स्वॉट एनालिसिस कर लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो ये सबसे पहले करना है आपने। ये करके आप खुद फिक्स करिए कि भाई ये काम में मुझे कौन मदद कर सकता है, कौन मुझे मोटिवेट कर सकता है, कौन इसे एक्सेप्ट करने वाला है, कौन इसे रेजिस्ट करने वाला है, मेरा रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे रहेगा। जैसे लेबर क्लास में रहेगा, जैसे आपके बाकी फोरमन्स में रहेगा, या तो इंजीनियर्स में ही रहेगा, या तो फिर टॉप मैनेजमेंट में रहेगा, जहाँ पे भी होगा। तो वो टारगेट रखते हुए आपने अपने सारे प्रेजेंटेशंस या अपना काम इस प्रकार से बताना है, दिखाना है, या तो फिर वहाँ रखना है कि उनको इस बात का यकीन हो कि भाई इस काम में कुछ दम है और इससे कंपनी का कुछ फ़ायदा होना है। क्योंकि कंपनी आपको ऐसे काम का कभी परमिशन देगा नहीं जो आपके पर्सनल हित का हो, राइट? आपको हमेशा कंपनी का हित सबसे पहले रखना है कि कंपनी के लिए मैं क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। तो ये हर किसी ने करना है, और वो देखते हुए आप काम आगे बढ़ाइए और सबके सामने रखिए। तो जब भाई सबको मालूम है कि इससे मेरा कॉस्ट सेविंग हो रहा है, इससे मेरे वेस्टेजेस मिनिमाइज हो रहे हैं, मेरे बंदों का क्वालिटी इन्हांस होने वाला है, कौन सा कंपनी ना बोलेगा? सभी को चाहिए कि कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाए। बिल्कुल। हेलो, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो कि हमारे सारे गेस्ट जो इस पॉडकास्ट में आते हैं वो इस इंडस्ट्री के लीडर है और फुल्ली प्रोफेशनल भी। यार ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना बहुत वास्ट है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसी आदमी को प्रॉफिटेबल मिलेगा जो अपने स्किल पे मेहनत करके ग्रो कर रहा है। आप भी करना चाहते हो ग्रो, जानना चाहते हो कौन सा स्किल आपके करियर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसके आप रियल में हकदार हैं, तो मैं नंबर दे रहा हूं 9111001234। कॉल करो और पता करो कि आज आप कहां हो, कहां जाना है, कौन सा स्किल गैप है। क्योंकि सिविल गुरुजी एक सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको आपके रिक्वायर्ड स्किल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको आगे बढ़ाना, और यही हमारा मिशन है कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को फुल्ली पोटेंशियल करके उनको उनके करियर में आगे बढ़ाना। तो तुरंत कॉल करो 9111001234। गेट ऑन द ट्रेनिंग फ्लोर। चालू करते हैं वापस अपना पॉडकास्ट। इस प्रोसेस में मैम
आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए, बहुत सारे, और मैं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में जान रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स आपने हैंडल किए उसके साथ जो रिमोट लोकेशंस में आपने प्रोजेक्ट हैंडल किए उसमें कुछ कांड भी हुए, वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। कैसे एक फीमेल इंजीनियर रिमोटली वर्क कर रही है, 48 डिग्री से -4 डिग्री में ट्रैवल कर रही है, तो वो क्या स्टोरी था? बिल्कुल बताना चाहूँगी। इनफैक्ट वो एक बहुत ही मेरे जर्नी का अहम हिस्सा रहा है कि मैं क्या चैलेंजेस से गुजरी हूँ। तो ये आपने जो -4 डिग्री का बात किया, ऑब्वियसली इट वाज इन हिमालयाज़ एंड इट वाज सेरीन एटमॉस्फेयर, बिल्कुल। लेकिन मैंने लाइफ में पहली बार बर्फ़बारी देखी थी, और जब मैं टेहरी के वातावरण में उतरी वहाँ पे, और उत्तराखंड में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स थे, तो वहाँ पे हमें 1-1.5 महीने का काम था। तो मेरी लिटरली उतरने के बाद में दांत बजने लगे थे। वो जो अपन मूवी में देखते टिक टिक। Yes, I was shivering like anything कि हे भगवान मैं कहाँ आ गई, पता नहीं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगी कि नहीं। बट दैट चैलेंज वॉज टेकन, और मैंने ये ठान लिया था कि मुझे ये प्रोजेक्ट्स में काम तो करने हैं, आगे बढ़ना है, और मुझे देखना था कि अंदर क्या क्या है, कैसे टनल का हमारा काम चल रहा है, कैसे चैलेंजेस हमारे इंजीनियर्स फेस कर रहे हैं, और उनको सॉल्व करने में हमें वहाँ पे उपस्थित रहना था। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है वो लाइफ का, लेकिन वो बहुत ही चैलेंजिंग था। कि मैम जब आप जम्मू में थे उस टनल के वर्क पे, और काम करते वक्त ये तो समझ आया कि मुंबई के रहने वाले हो आप, उस 4 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं हो रहा है, और जितना मैं एक्सपीरियंस उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से कि जनरली सर्विस एरिया भी नहीं होता, मतलब टॉयलेट्स नहीं होते साइट्स पे, और स्पेशली मेल्स के लिए तो चलो कहीं भी ये छुप जाएंगे, लेकिन फीमेल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है ये। इस कारण से भी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट इस इंडस्ट्री को पसंद नहीं करती या नहीं आना चाह रही हैं। क्या सजेशन दोगे आप इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कि क्या भैया जब तुम मेल और फीमेल सेम रख रहे हो तो सर्विसेज क्यों नहीं, और कैसे आप उस समय का चैलेंजेस सन 2000 1995-98 का हाउ यू मैनेज्ड? जी, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारे लिए। जी, ये अभी तो मैं कहूँगी हमारी जो सारी फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी लकी हैं कि अब सारे ही लोग इतना अवेयर हो चुके हैं कि लेडीज़ को भी बेसिक एमिनिटीज़ देने हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने हैं। साइटों पे भी अभी लेडीज़ के लिए टॉयलेट्स होते हैं, लेकिन शुरुआत उस ज़माने से हुई है जहाँ पे ये चीज़ें मुनासिब नहीं थी और सोचा भी नहीं जाता था इस बारे में। आप यकीन नहीं करेंगे, 2 बार तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है इन वजह से कि मैं ये भी सोचा था कि मैं ये इंडस्ट्री ही छोड़ दूँ। क्या रखा है इस इंडस्ट्री में अगर हमारी बेसिक नीड्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, ना आप ऐसी चीज़ें किसी को बता सकते हो क्योंकि आपके आजू बाजू में कोई लेडीज़ भी नहीं है। तो ये ISO सर्टिफिकेशन सब जो कंपनियां लेके रख रही हैं, गवर्नमेंट के रूल पे होता है कि टेंडर देते वक्त कि आपको हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए लेबरों के लिए भी ये एक टॉयलेट सुविधा बनाना है, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती है सब काम। तो कहाँ लूपहोल है मेन, जिसके कारण मतलब आज तो शहरों में हो सकता है उसको मैनेज किया जा रहा हो, लेकिन जो रिमोट एरिया में प्रोजेक्ट्स है वहाँ आज भी ओपन टू सुविधाएं नहीं है। जी, ये एक मुद्दा है हमारे इंडस्ट्री में। लेकिन मैं कहूँगी कि जो भी कंपनीज़ अभी आज की डेट में हैं, हम जहाँ बात कर रहे हैं, या मेट्रो सिटीज़ हैं सारे जो डेवलप हुए हैं, यहाँ पे तो भगवान की कृपा से सारा सीन प्रॉपर है, और गवर्नमेंट के जो भी कंप्लायंसेस होते हैं वो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कंपनियाँ खुद के ब्रांड को अच्छा रखने के लिए, या कुछ सही में इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ एस्पेक्ट कंसिडर करके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दोज एंड आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स फीमेल लेबर्स ऑल्सो एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। तो मैम जब ये प्रोसेस हुआ उस समय कांड मेरे को सुनाई में आया था कि आप लोग जब साइट से ऑफिस आ रहे थे तो कुछ बदमाशों ने आप लोग के वैन पे अटैक किया था। क्या सिनेरियो था वो? जी, ये 2 बार हो चुका है। वन टाइम इट वाज इन चंबल, जब हम चंबल के लुटेरे वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी, और हम लोग एस्कॉर्ट में ट्रैवल कर रहे थे,
और हमारा 15 दिन से 1 महीने का ऑडिट रहता था। क्या प्रोजेक्ट था वो? ये हमारे पावर ग्रिड के प्रोजेक्ट्स थे और हर जगह पे आपको मध्य प्रदेश में यहाँ वहाँ घूम के इनके सारे ऑडिट्स करने थे, पूरा सिस्टम चेक करना था और इसकी कंफर्मेंस की रिपोर्ट एक बनती है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है। तो उस टाइम पे वाक़या हुआ था और काफ़ी डरे थे, हम सहमे थे, लेकिन थैंक गॉड हमारे साथ में जो एस्कॉर्ट्स थे उन्होंने सेफली हमें पहुंचा दिया। आपको फायरिंग वायरिंग हुई वहाँ? दुक 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 दुक? नहीं, हमारे पे तो कुछ नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से, लेकिन फायरिंग जो हुई थी वो सिक्योरिटीज़ के साथ में हुई थी। एक और मैं सुना था कि आपने दिल्ली से फ्लाइट लिया जम्मू के लिए और उस सेम डे ब्लास्ट हुआ था। बम ब्लास्ट हुआ था जी। क्या सिनेरियो था? बहुत ही दहला देने वाला था। मैंने ऐसा कहिए कि भगवान की कृपा से आज मैं आपके सामने हूँ, वरना पता नहीं कहाँ होती, ना ही होती। कि आपका फ्लाइट डिले हुआ था ऐसा कुछ? जी, एक्चुअली वो एक मैं कहूँगी कि ऐसे एक एंजेलिक सिग्नल बोलिए, भगवान का सिग्नल बोलिए, या वो एक ऐसी चीज़ हो गई लाइफ में कि हमें जाना था श्रीनगर का, फ्लाइट डिसाइडेड था और किन्हीं कारणों से वो डिले हो गया। फॉर द सेम वर्क प्रोजेक्ट के लिए? हाँ जी, मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा इंफ्रा के ज़्यादातर रहे हैं और पिछले 6-7 साल से मैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में हूँ, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप बोलेंगे तो इंफ्रा में मेरा पूरा करियर रहा है। तो उस टाइम पे ये हुआ था और जैसे हम लोग वेट कर रहे हैं और हमें पता चला कि अरे बाप रे, एयरपोर्ट पे बम ब्लास्ट हुआ है। तो हम 2 लोग थे हमारे साइड से, और मैं और हमारे कॉलीग, हम लोग अपने ही जगह पे जम गए, जैसे कि हमने ये क्या सुना है और हम कहाँ हैं और हम जिंदा हैं। उस समय फैमिली कैसे आपको सपोर्ट किया? रिस्ट्रिक्ट थी कि भाई आ जाओ वापस, हो गया ये? बिल्कुल मुझे ये तुरंत बोला गया। मेरे भाई साहब हैं अविनाश जी, राहुल जी, और मेरे हस्बैंड श्रेयस जी, इन्होंने तुरंत ही फ़ोन करके बोला कि आप जहाँ पे हो एक तो पहले सेफ़ रहो और आगे ना जाओ, आप वापस आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, आप जाओ कि अपनी जान ही गंवानी पड़े। मैंने कहा ठीक है भैया, आपका भी कहना सही है। और उस टाइम पे मैं इस हालत में भी नहीं थी कि सोचूं कुछ। और बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें देखी हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी में, पर हर एक वाक़े ने मुझे और मजबूत बनाया है। तो फिर भी आपने कंटिन्यू किया जॉब, तो वो कैसे बनाया घर वालों को? मतलब मैं तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर एरिया है जो थोड़ा सा नक्सलाइट खा जाता है, जगदलपुर से थोड़ा और नीचे बस्तर एरिया। कि जब मैं कहता था कि वहाँ पे अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मेरे घर वाले नहीं रहने दे, जबकि उनको पता है कि वो सेफ एरिया है, बहुत रेयर जोन है कहीं बस्तर में जहाँ नक्सलाइट एक्टिविस्ट हैं, लेकिन वो कॉमन पीपल को नहीं कुछ छेड़ते। लेकिन फिर भी मतलब डर तो लगा रहता है। लेकिन मेरे को घर से सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन नहीं करना है, मेरे को दूसरी जॉब चुननी पड़ी। लेकिन आपने अपने घर वालों को मनाया, तो वो एनर्जी क्या थी आपके अंदर की? जी, तो एक तो मानना ये था कि अगर कहीं इंसान को मौत आनी है तो वो जिस कारण से आनी है और भगवान ने दिए टाइम पे आनी है, तो वो तो आके रहेगी। यू एंड मी कैन नॉट स्टॉप इट। आप भगवान में मानते हो? बहुत विश्वास रखती हूँ मैं। इनफैक्ट आज जो भी हूँ भगवान की कृपा से ही हूँ। क्यों, मतलब क्या रीज़न है भगवान को मानने की? रीज़न काफ़ी ऐसे ही अजीब रहे हैं। शुरू में तो आप कहेंगे टिल द एज ऑफ 30 ईयर्स आई वॉज वेरी एवरेज पर्सन, जो कि ज़्यादा भगवान में इतना मानता नहीं है, विश्वास नहीं रखता है, थोड़ा सा पूजा अर्चा कर लिया, हाथ जोड़ लिए, भाग गया, दैट काइंड ऑफ पर्सन। पर जैसे जैसे ये कुछ अजीब से मेरे वाक़या लाइफ में हुए हैं, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस हैंडल करने पड़े हैं, उस टाइम पे एक ही मुद्दा मेरे दिमाग में आता था। हमने टनल कोलैप्स देखे हैं, हमने स्ट्रक्चर्स की इवैक्यूएशंस करवाए हैं, कि अपने टीम्स को बचाए हैं, कितने चीज़ें ऐसे देखे हैं जो मैं ऑन कैमरा आपको बता भी नहीं सकती हूँ, कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन से हम गुजरे हैं। जैसे एक बार तो बस पे रॉबर्स का अटैक हो चुका था, घाट एरिया था हमारा, आई वॉज ऑन माई वे बैक टू पुणे। तो ये भी एक चीज़ है कि हमारे आजू बाजू में बैठे हुए लोग घायल पड़े हैं, हम अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, और आई वॉज ऑन ड्यूटी। फिर चंबल का वाक़या हुआ, आई वॉज ऑन ड्यूटी। तो ये भी है। और जब जम्मू में जाने का एक डिसीजन तय हुआ, तो वहाँ पे जाने के लिए 2015 और 16 में हमारे जेंट्स कोलीग भी नहीं मान रहे थे,
कि सर ये तो बहुत ही वोलेटाइल एरिया है, हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हमारी जान को धोखा है। तो फिर मुद्दा ये हुआ कि प्रोजेक्ट्स तो वहाँ पे हमारे चल रहे हैं, हमें तो वहाँ जाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और इंस्पेक्शन किए बगैर आपको पता कैसे चलेगा काम सही चल रहा है, तो हु विल गो। तो दैट टाइम दिस थॉट केम कि टीम मेंबर्स में हमारे 2 लेडीज़ तो हैं और बाकी सारे जेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कहते हो, आप जाना चाहोगे। तो उस टाइम में सच बोलूं तो 1 मिनट के लिए मुझे ये भी लगा था कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। और जम्मू था और हमें काफ़ी तब तो ये न्यूज़ मिलते रहते थे कि बहुत ही वहाँ पे हादसे होते हैं, बहुत ही एकदम वोलेटाइल एरिया है, कोई ना ही जाना चाहे। लेकिन फिर भी 2015-16 की जो बात मैं बता रही हूँ आपको, उस टाइम पे हमने ये डिसाइड किया, थोड़ा मॉडर्न हो गया था। हाँ, कि ठीक है चलिए एस्कॉर्ट में जाना है तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, लेट्स टेक दिस चैलेंज। तो इस पूरे प्रोसेस में एज अ फीमेल जी कैसे आपने लाइफ बैलेंस किया? जी घर वालों को भी संभालना है, बच्चा भी है, बिल्कुल, और प्रोफेशनल में तो मतलब कॉर्पोरेट में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वो कैसे आपने मैनेज किया और क्या आप सजेशन देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली तो बात ये है जो मैं सबको बोलना चाहूँगी, मैंने आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू गेट वेरी वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, कि जिन्होंने मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट दिया है, हमेशा से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से ही, ताकि बच्चे की परवरिश हम दोनों मिल के कर सकें। और ये था कि उनका भी ट्रैवलिंग का पोर्टफोलियो था, मेरा भी था, ही इज़ इनटू इंटरनेशनल असाइनमेंट्स। तो हम ये तय करते थे कि भाई मेरी भी ट्रैवल बहुत है, आपकी भी ट्रैवल बहुत है, लेकिन हमें अगर बच्चा करना है और उसका ख्याल रखना है तो हमें थोड़ा सा अरेंज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देन वी डिसाइडेड कि ऐसे टाइम करो कि आप अगर जा रहे हो तो मुझे घर में रहना चाहिए, और जब मेरा जर्नी है तो आपको घर पे रहना चाहिए। और उस प्रकार से हमने फिर हमें मैनेज भी किया अपने आप को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाए। और ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि हमारे बेटे के कई ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हैं जो हम वहाँ होने चाहिए थे लेकिन हो नहीं पाए, बट थैंक गॉड कि भगवान की कृपा से ही बोलूँगी फिर से, और जो मेरी ब्यूटीफुल फैमिली है उनकी वजह से वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई। 1900 का दशक और आज का मॉडर्न युग के कंस्ट्रक्शन पैटर्न में आपको क्या चेंजेस दिखे? जी, इन 30 सालों में तो इतने चेंजेस मैंने देखे हैं कि आपको अगर बताऊं तो ये 1 घंटा बहुत कम पड़ेगा। मतलब वो मेन जो जोन जहाँ पे हमारे व्यूवर्स को फोकस करना चाहिए कि आगे आने वाले समय पे ये और बिल्ड होगा, अभी से इसको लर्निंग करना चालू करो ताकि वो प्रोफेशनल्स बन सके उस समय। जी जी। तो शुरू में जो हमारे कंस्ट्रक्शंस थे, फ्रैंकली बोलूँ तो उसमें ज़्यादातर क्वालिटी सेफ्टी के एस्पेक्ट होते भी नहीं थे। काम शुरू हो जाता था, ये भी नहीं देखना है कि मिक्स में एक्चुअल कॉम्बिनेशंस प्रॉपर पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, और ज़्यादातर कंट्रोल साइटों पे जो होता था एकदम शुरू में, बिल्कुल पुराने दिनों में, वो लेबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादा रखते थे। बाहुबलीज। जी, हमें सब आता है मैडम, हमें ना पढ़ाओ, हमें ना बताओ, हम जानते हैं कैसे काम करना है। कुछ तो बोलते थे मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ। ये ऐसी ही होता है, ऐसी ही होगा और ऐसी ही करूँगा। तो ये एक दौर देखा है। फिर जब बदलाव आए, फिर लोगों को ISO स्टैंडर्ड्स का भी मालूमात हुआ कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स करके अपना ब्रांड बढ़ाया जाता है, आपको बढ़िया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट दे सकता है और आपको ये सिस्टम चलाने हैं। तो बहुत सी कंपनियों में ये सिस्टम्स चले हैं और उन्होंने अपने आप को बढ़िया बनाया, और ये बेहतरीन एक बदलाव आते गया जो मैंने विटनेस किया है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज की डेट में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारे सिविल इंजीनियर्स देख रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और सारे कॉरपोरेट्स में हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। इस पूरे प्रोसेस में कुछ कंपनीज इंपॉर्टेंस रोल रखती है, कुछ कंपनी की पोर्टफोलियो की, यदि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ या मेरे को इस कंपनी में जॉब करना चाहिए जिससे कि मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। आज हमारे इंजीनियर्स का जो लाइफ स्पान हो गया मैम, वो है 4 महीने से 6 महीने वो किसी कंपनी में रुकते हैं एवरेज। बहुत फ्रिक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आने वाले समय पे इनको कोई हायर ही नहीं करता फिर सीनियर पोस्ट में। तो आप कैसे सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे उनको स्टे करना चाहिए कंपनी में? जी, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आपको आगे क्या करना है ये आपने सबसे पहले तय करना है। ये नहीं है कि आपने हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लिया या करियर ले लिया। सबसे पहले तो करियर सोच के चुनो कि आपको बनना क्या है।
आप कहाँ अपने आप को 5 साल बाद 10 साल बाद देखना चाहोगे, आप क्या मकाम हासिल करना चाहते हो। ये नहीं है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग चुन ली, या मुझे पापा ने बोला मैं चुन लिया, मम्मा ने बोला मैं चुन लिया, या मेरे पास कोई चारा नहीं है मैं यही कर लिया। ऐसे नहीं होता है, ये करियर नहीं बोला जा सकता है। करियर वो होता है जो आप सोच समझ के चुनते हैं, जो अपनी पैशन को सामने रखते हुए चुनते हैं। यहाँ पे मैं जो और एक्सपीरियंस देख रहा हूँ अभी कि लोग जॉब करते हैं 2 4 6 महीना, साल भर, 2 साल, और फिर बिजनेस में आ जाते हैं, चलो मैं बिजनेस करता हूँ, और उस प्रोसेस में मैक्सिमम लोग फेल हो रहे हैं। फिर से वो जॉब करने आ जाते हैं, फिर समझ आता है ठेकेदारी अच्छा है यार, चलो लेबर कुछ अरेंज करते हैं, ठेकेदारी चालू कर लेते हैं, अगेन दे गॉट फेलियर। लेकिन आपने अपने जॉब के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट किया, तो वो जो मोमेंट था, कैसे आपको समझ आया कि ये राइट टाइम है बिजनेस करने का? वो मतलब इनको सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं सीखेंगे ना तो बार बार गलती करेंगे, खुद का भी पैसा और घर वाले को भी पैसा बर्बाद करेंगे। इसे देखने का मेरा 2 तरह से मैं बोलूँगी कि मेरा नज़रिया था। एक तो मेरी पर्सनल एक पैशन थी कि जो आज मैं एज ए हॉबी कर रही हूँ, दैट इज़ अगेन अनदर फेस ऑफ मी और साइड ऑफ मी यू कैन से। और जो प्रोफेशनल है वो एक है। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग अपनी खुशी से चुना है, और जिसमें मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो भी तय किया, जो भी मैं बनना चाहती थी या जो मैं मुकाम हासिल करना चाहती थी, आज मैं वहाँ तक पहुँची हूँ। और ये करते हुए जो मेरी हॉबी है ये कहीं मर ना जाए, इसका मैंने ख्याल रखा। क्योंकि एक आपकी हॉबी ही होती है, आपका शौक़ आपको ज़िंदा रखता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, ताकि आप अपना काम जो है वो बेहतरीन तरीके से कर पाओ और बिना थके बिना रुके कर पाओ। जो हमारी फील्ड है आप लोग तो जानते हैं कि कितना हमें थकाती है। 12 घंटे तो मिनिमम हो गए बॉस, लेकिन आप धूप में खड़े रहते हो, बारिश में खड़े रहते हो, और बिल्कुल भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। और आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं पूरे के पूरे दिन पूरे 12 घंटे एसी में बैठ के काम करूँगा, पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट सिविल इंजीनियर के लिए पॉसिबल नहीं है। ये बाकी इंजीनियर्स कर सकते हैं, उनके पास चॉइस होगा, अपने लिए नहीं होता है। तो हमें तो ये पूरा काम करना ही है। तो उस तरीके से मैंने सोचा कि मैं अपनी हॉबी भी जारी रखूं, ज़िंदा रखूं। तो मेरा ये शौक़ था जो मैंने पूरा किया, और उसमें मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और जो मेरा बहुत ही बड़ा सपना था कि मैं ये करूं, और वो आज अगेन भगवान की कृपा से ही मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे दोनों भी उसमें शामिल हैं, और बेहतरीन तरीके से हम उसमें भी कर रहे हैं। बहुत शानदार। इसमें एक मौका आया अब 2020 का, जॉब, बिजनेस और पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या सिखाया? ये तो एक बहुत ही भयानक पीरियड रहा है पूरी दुनिया के लिए, और मैं उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहूँगी आपके प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खोई है। अपने कितने ही लोगों ने खोया है। बहुत ही दर्दनाक एक पीरियड था सबके लिए 2 साल जो गए हैं वो। कितनों ने जॉब खोए हैं। हम तो बहुत ही फॉर्चुनेट रहें कि हमारी कंपनीज़ ने हमें ऑनलाइन ऑप्शन प्रोवाइड करें। ऑल्दो बीइंग सिविल इंजीनियर, ये लाइफ में पहली बार हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम सिविल इंजीनियर को भी दिए गए। तो कंपनीज़ की मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे ऑप्शंस चुने और काफ़ी लोगों की नौकरियाँ बचाई, उनके फैमिलीज़ बचाएं। पर ये पीरियड जो रहा है बहुत ही टफ़ रहा है, क्योंकि घर पे आपका बच्चा आपके लिए वेट कर रहा है, और आप कई बार अपने आप को विज़िट्स के लिए या इंस्पेक्शन के लिए कहीं जाना पड़ रहा है। उस टाइम पे सारे प्रिकॉशंस होते थे, हम पूरे प्रिकॉशंस लेके सारे अपने पीपीज़ पहन के वो जगह जाते थे। पर जब काम ही बंद हुआ टोटली, बाद में तो पूरे ही बंद हो गए थे, तो फिर तो रुकना ही पड़ा। फिर 100% ऑनलाइन हो गया था। तो उस पीरियड में मैंने उसे पॉजिटिवली इस प्रकार से लिया कि हम लोग सब सेफ़ हैं, सब लोग साथ में हैं। और हमारे लिए लाइफ में ये पहली बार हो रहा था कि मैं, हस्बैंड, बेटा और हमारी पूरी फैमिली एक ही घर में एक साथ इतने दिन रहे हो। दैट वाज द जी मैं तो कहूँगी दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ आवर लाइफ। तो उस ऑनलाइन ने आपके काम करने के पैटर्न को कैसे बदला जी, पैंडेमिक के बाद और पैंडेमिक के पहले काम करने के तरीके? बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपने पूछा है, जिसे मैं हमारे सारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूँगी।
जब तक कोविड दुनिया में नहीं आया था, हमारी लाइफ जो चल रही थी ये पूरी की पूरी एक ढांचे में चल रही थी। और कोविड ने हमें सिखाया कि ऑनलाइन ऑप्शंस आपके लिए क्या क्या खुल सकते हैं। आप किस प्रकार से साइट की मॉनिटरिंग कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे टूल्स जो हैं, वो पहले दुनिया यूज़ करती थी, हम लोग नहीं यूज़ करते थे, लेकिन वो हमारे लिए कॉमन हो गए। फिर आपका MS टीम कॉमन हो गया है, जूम कॉमन हो गया है। फिर आज तो हम सारी दुनिया में बैठे हमारे कोलीग से, हमारे फ्रेंड से आमने सामने बात कर रहे हैं, सारे चीज़ें हो रहे हैं। तो ये जो हमारा एक डिजिटाइजेशन हुआ है, हम लोग डिजिटल में आए हैं, इस मीडिया से एक्सपोज हुए हैं, ये सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत बेहतरीन रहा है। और यहाँ से हमारी जो रिवॉल्यूशन है वो शुरू हो गई कि IT इंडस्ट्री कैन बी कोलैबोरेटेड विद सिविल एंड दैट टू वेरी नाइसली। और ये जो बदलाव आए हैं आज अगर आप देखते हैं तो इसे मैं कहूँगी कि AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारे फील्ड में हम ला सकते हैं। ये हमने कभी सोचा था? कभी नहीं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तो करंट में जो फीमेल कैंडिडेट हैं इस इंडस्ट्री में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपना करियर उन कौन कौन से जोन में बिल्ड करें? जैसे आपने कहा AI, वैसे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर आ सकती है जो आज की सिनेरियो में बहुत छोटी है? जी, ऐसे काफ़ी अभी फ़िलहाल ही मेरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक हुआ है, आपने देखा भी होगा। तो इसमें मैंने बहुत से ऑप्शंस हमारे लोगों के लिए डिस्कस किए हैं कि जैसे आप सिर्फ एक डिग्री सिविल इंजीनियर बन के रुक मत जाओ, आगे दुनिया बहुत है, आपको आसमान बहुत है, उड़ना है। तो ये उड़ने के लिए सबसे पहले तो आप में हौसला चाहिए, एक ठान लेना है कि यस मुझे आगे जाना है, कुछ अलग करना है। सारे लोग जो हैं एक कॉमन काम करते रहेंगे तो आप में और उसमें फ़र्क क्या है? तो जब आपको यूनिक लाइफ चाहिए तो सोच भी यूनिक रखनी पड़ेगी। तो ये तभी आएगी जब आप आपके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, इन्हें फॉलो करोगे। वो फॉलो करना भी आज हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया मैम कि ना बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब में फोकस रखते हैं। सुबह से जाना है, शाम को आना है, शाम को आने के बाद से सुबह जाने तक वो उस करियर के बारे में सोचते ही नहीं जी। और जब वो जॉब में होते हैं तो सिर्फ वो जॉब को काम एग्जीक्यूट करने का प्लान करते हैं। इस इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स हैं, जैसे कि एक छोटा सा जो जब मैं आपके साथ पहली बार मिला तो यू आर राइटिंग योर इंजीनियर सोनाली, और मैं शौक से गर्व से कहता था इंजीनियर पुष्पेंद्र। लेकिन आपने कहा कि इंजीनियर्स जो टैग है वो 4 साल की डिग्री से नहीं मिलता। करेक्ट। इंजीनियर का टैग चार्टेड इंजीनियर कंप्लीशन के बाद मिलता है। बताओ, मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेजेबल इंजीनियर मान रहा था, हमको पता ही नहीं है ये बात। तो मैं तो हमारे बच्चों से तो उम्मीद ही नहीं कर सकता ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे कि अपने फील्ड में आप एजम्पशंस पे कभी मत चलो कि ये ऐसे होता होगा, ये हो जाएगा या ऐसे ही होगा, ये मत सोचिए। इसके तह तक जाइए कि अगर ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है। अगर आप सोचते हो कि ER आपको लिखना है, बस लिख दिया है, तो उस टाइम पे आपने ये एज्यूम किया कि भाई मैं इंजीनियर बन गया तो मैं तो लिख सकता हूँ। डॉक्टर 5 सालों पढ़ते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। CA एग्जाम क्लियर करता है, CA बन जाता है। हमने भी सोचा 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, हम इंजीनियर बन गए। और यही हम सोच रहे हैं, पूरी दुनिया यही सोच रही है। इंजीनियर हम बन गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो उपाधि है, हाँ, वो जब लगती है तो उसके लिए आपको 7 साल का आपका एक्सपीरियंस लगता है, जो प्रॉन रिकॉर्ड पे होना है। आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जो आप क्लियर करने हैं, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स हैं, उनके साथ में आपको एसोसिएट होना है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और क्राइटेरिया जब वैलिडेट होता है तब जाके आपको ये उपाधि मिलती है टू राइट चार्टर्ड इंजीनियर। मतलब मैंने अभी चलो 11 साल का तो एक्सपीरियंस है, ये प्रोसेस बचे हैं जो मेरे को कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच मैम। और आपसे भी कहूँगा भाइयों, इंजीनियर लिखियो हटा लो जब तक एग्जाम क्वालिफाई ना हो। मैंने अपनी पूरी टीम को बोला कि भाई सारे जगह से इंजीनियर हटाओ मेरा, कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। इस पूरे प्रोसेस में आपने एक बुक लिखा, AQIQO, राइट। कैसे इंस्पिरेशन आया और क्यों है ये बुक? बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगी कि मेरे दिल की आवाज़ है अकीको।
अकीको स्टैंड्स फॉर ऑलवेज क्वालिटी इन क्वालिटी आउट। और जब हम लोग पढ़ते हैं कि फीफो, फिलो, लिफो, लीलो, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कभी क्वालिटी नहीं आया था। मैंने कहा कंप्यूटर वाले लोगों ने हमें ये तो लैंग्वेज दे दिया, पर अगर आपको क्वालिटी परफॉर्मेंस चाहिए है, आपका प्रोजेक्ट उस प्रकार से बढ़िया से बनाना है, तो आपके जो इनपुट्स आ रहे हैं, आपके जो मटेरियल इन्वर्ट हो रहे हैं, ये क्वालिटेटिव है कि नहीं। तो इसमें कई जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कई जगह पे नहीं होती है। जो बढ़िया कंपनीज़ हैं जिनमें मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे तो कभी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने होने भी नहीं दिए हैं। तो अगर आप इनपुट ही आपका बेटर रखते हो, तब जाके आपकी आउटपुट बेटर बनती है। अगर आप गार्बेज इन करोगे, आपकी आउटपुट भी बेकार रहेगी, जो कि कोलैप्सेस आए दिन गए दिन आप न्यूज़ में देखते हैं। वो बहुत ही दर्दनाक हादसे हैं, कितने ही लोगों की इसमें जानें चली जाती हैं। ये बहुत दर्द देता है मुझे। तो ये दिमाग में बहुत था कि मैं कुछ लिखूं इस पे, क्वालिटी पे, और करियर भी उसी में बनाए हुए हैं। तो मेरा तो बिल्कुल ये ड्यूटी था जी। तो मैं उस प्रकार से इसे 2 पार्ट में लिखा है इस बुक को, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट हैज़ बिकम अमेज़ॉन बेस्ट सेलर इन जस्ट 1 मंथ। तो मैम के बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, क्वालिटी इन क्वालिटी आउट, अकीको। इस दौर में आपको पद्मश्री के अवार्ड में नॉमिनेशन मिला, क्या था वो दौर, कैसे पहुंचे 2022 में? ये तो मैं कहूँगी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सम्मान है, और थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट फॉर दैट, एंड आई विल बी ऑलवेज फीलिंग ऑनर्ड फॉर इट टिल आई एम अलाइव। ये 2022 में हुआ है, और काफ़ी हमारा सोशल वर्क भी रहा है। और ये सोशल वर्क हमने कोविड में बहुत ज़्यादा तरीके से किया था। बचपन से माँ बाप ने जो परवरिश की है वो बेहतरीन रही है। हमेशा हमें भाइयों को और मुझे ये बताया गया कि आप जो भी कमाई करोगे बेटा लाइफ में, उसका 10% जो है हमेशा सोशल में यूज़ करना, और जो भी आप सोसाइटी के लिए कर सकते हो, गरीबों की मदद कर सकते हो, ज़रूर करना। तो ये तो हमारे एक जीवन का प्रैक्टिस था। तो ये करते वक्त कोविड में हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स ऐसे लिए, काफ़ी एनजीओज़ की मदद की, काफ़ी हमने खुद ने इनिशिएटिव स्टार्ट करे, और जिसकी वजह से कई जगह पे काम हाईलाइट हुआ। हमें नहीं मालूम था कि हमें कोई देख भी रहा है। तो ये काम करते वक्त कई जगह से मुझे बहुत रिकमेंडेशन मिला, बहुत अप्रिशिएशन मिला, और अगेन बाय गॉड्स ग्रेस और हमारे गवर्नमेंट को मैं पूरा इसका क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने मुझे नॉमिनेशन के लिए लिंक भेजा। और जब ये लिंक मेरे पास आया, ईमेल था और एसएमएस था, आई वॉज रियली शॉक्ड। मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं लाइफ में इतना कुछ भी नहीं की थी, या अपने आप को बहुत छोटा समझती थी। आपने सोचा ऐसा नहीं था कि मैं इसके लिए कर रही हूँ? मैं कुछ भी नहीं की। मैं तो सोचा ये क्या, कोई मजाक कर रहा है मेरे साथ। और उस टाइम पे भी रेडियो मिर्ची पे काफ़ी मजाक चलते थे, वो बकरा बनाना। तो मैंने सोचा पक्का ये दोस्तों का काम है, इन्होंने कुछ हरकतें की हैं ऐसी और अपने को ऐसे उल्लू बना रहे हैं। तो मैंने पहली बार उसे निगलेक्ट किया। फिर दूसरी बार मुझे वापस से रिमाइंडर मेल लिंक्स आए और मैसेज आए, और मैंने सोचा चलो एक बार देख तो लेते हैं ये क्या चीज़ है। मैंने देखा, मैसेज ठीक से पढ़ा, उसमें लिंक्स थे और ईमेल पे भी थे। तो मैसेज को मैं जब देखे, प्रॉपरली चेक किए, तो इट वाज ऑथेंटिक। क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं हम कोई भी लिंक डायरेक्टली क्लिक करना सेफ़ नहीं समझते हैं। तो मैंने एक्सपर्ट से उनकी राय ली इस बारे में। बोले नहीं, ये तो ऑथोराइज है, गवर्नमेंट के हैं, आप करो। मैं कहा वाओ, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन वो दिन मेरे लिए ऐसा था कि आई वॉज डांसिंग विद जॉय कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है लाइफ में, तो मुझे ये मैसेज भी आ गया। ये अपॉर्चुनिटी मिलना अपने आप में एक गर्व की बात है मैम, कि लोग वहाँ तक सोच नहीं पाते हैं। मतलब हमारे किसी के ब्रेन में ही नहीं आता कि इसके लिए भी काम करते हैं, लेकिन यू अचीव्ड इट। बिल्कुल वो मोमेंट, आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हो, अब मॉडर्न थोड़ा सा बिल्ड हो चुका है जी। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय पे ये जो नए इंजीनियर्स आ रहे हैं जो फुल्ली क्यूब्ड हैं टेक्नोलॉजी के साथ, वो जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड है, जो आज 20 साल 25 साल 30 साल एक्सपीरियंस्ड है, दे आर नॉट फुल्ली फास्ट इन टेक्नोलॉजी। हाँ, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जिस लेवल के आज हमारे नए इंजीनियर्स हैं। इन दोनों में कंपटीशन होने वाला है
या कोई तरीका है कोलैबोरेट करके दोनों ग्रो करने का? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आज भी हमारे जितने हम लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं, जितने हम लोग हमारे फ्रेशर्स से मिलते हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये एक खामी मुझे नज़र आती है कि अपने करियर को आगे तक ले जाने में जो एफ़र्ट्स लगेंगे, जो विजन लगेगा, वो हमारे बंदों में थोड़ा कम नज़र आता है। लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने कहा जॉब हॉपिंग करना, या तो फिर गलत कुछ डिसीजन लेके कई ऐसी जगह पे ज्वाइन हो जाना, या तो फिर एकदम से बिना किसी रीज़न के छोड़ भी देना। तो ये बहुत ही एक वोलेटाइल सिचुएशन है जो नहीं होना चाहिए। आप जॉब लेना है तो वो भी सोच समझ के लीजिए है, और छोड़ना है तो वो भी सोच समझ के छोड़िए। लेकिन ये ज़रूर करिए कि इसे इन्हांस करने के लिए, आपको बेहतरीन बनाने के लिए रोज़ाना मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, कोई मकाम पाना चाहते हो, तो वो चल के आपके पास नहीं आने वाला है। Nobody is going to give you the platter of greatness. It is your effort, it is your plan कि आपको वो करना है। तो सबसे पहले ठान लीजिए अपने मन में कि हाँ भाई, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे कहाँ तक जाना है। सपने वो देखो जो पूरे करना चाहो। ये नहीं है कि भाई रोज़ाना हमने कुछ सोच लिया, हाँ 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 बस करना है, करेंगे, दूसरे दिन नहीं यार छोड़ दे, अपने बस की बात नहीं है। दैट एटीट्यूड इज़ रॉन्ग। तो आप ऐसा करियर के साथ खिलवाड़ मत करिए। कि मैम आज भी बहुत सारे साइट्स पे सीनियर्स और जूनियर्स का ना मैच नहीं हो पाता। रीज़न जो मैंने फील किया ये कि अब जैसे मैं आज 10 साल मुझे एक्सपीरियंस हो गया, और अब कोई आज मेरे को 5वीं का बच्चा के बोलेगा कि भैया 2 और 2 को ऐसे जोड़ने की जगह ऐसे जोड़ते हैं ना, नया तरीका कुछ आएगा। मैं बोलूँगा 2 + 2 जोड़ के 4 लिख वहाँ पे, और नया तरीका क्यों ढूंढना, क्योंकि मेरे लिए तो कॉमन सा चीज़ है। जब ऐसी सीनियर जो होता है 20-22 साल एक्सपीरियंस, वो 20-22 साल से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर चुका है। लेकिन जो एक न्यू इंजीनियर साइट में पहुंचता है, उसके लिए वो नया प्रैक्टिकल साइट है, वो नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। बहुत सारे सीनियर्स ना उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण मैक्सिमम जो जूनियर है वो इसीलिए जॉब चेंज कर ले रहे हैं, या चेंज करना पड़ जा रहा है कि यार बन नहीं रही यार बॉस के साथ, या जो मेरा सीनियर है उनके साथ बन नहीं रही है, मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरे को खेलने नहीं दे रहा है। तो कैसे उस समय इंजीनियर्स इसको कंट्रोल करे, क्योंकि जो भी मिस्टेक होगा सीनियर को झेलना पड़ेगा, इसलिए वो अवॉइड करता है क्योंकि पैसा लगा है प्रोजेक्ट पे। तो कैसे इस माइंडसेट को वहाँ पे ना होल्ड करना है और रेसिस्ट कर, मतलब खुद को ग्रो भी करना है, एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्रो करेंगे। तो ये क्या सिनेरियो होता है, और स्पेशली फॉर द फीमेल। एक मैं और कनेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैम की जो प्रोफाइल्स है वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का है, और जो आज कॉमन इंजीनियर्स गुजरता है वो चेरी ऑफ द केक नहीं मिलता उसको, केक का ब्रेड वाली कंपनियां मिलती हैं, जो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वहाँ पे ना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। तो उस लोगों के लिए मैं चाह रहा था कि आप कुछ सजेस्ट करें। जी जी बिल्कुल। ये माहौल वैसे छोटे सिटीज़ में या छोटे छोटे कंपनीज़ में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे छोटे कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाँ जी, वहाँ पे शायद होता ही होगा। तो ऐसे अगर हालात कभी किसी की लाइफ में आते हैं, तो एज अ फ्रेंड मैं ज़रूर आपको एडवाइस देना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारें, पेशेंस आपको रखना है। आप नए हो, आपको तौर तरीके सीखने हैं, इंडस्ट्री के क्या नियम हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, हम कौन सी सिस्टम में बैठे हैं, ये सिस्टम कैसे चलता है, ये सबसे पहले सीखिए। और अगर सिस्टम नहीं है तो ऑब्वियसली फिर बनाना पड़ता है। लेकिन आई एम श्योर कि इनिशियल स्टेज पे या फ्रेशर के स्टेज पे तो सिस्टम डिज़ाइनिंग नहीं होती है, तो उन्हें खाली इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उन्हें सीखना तो पड़ेगा। और ये सीखने के लिए आज की जो जनरेशन में देख रही हूँ, इनका पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो ना तो वो कुछ चीज़ सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं या उतने पेशेंस नहीं रखते हैं, और उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। हाँ जी, जैसे कोई स्विगी जोमेटो का ऑर्डर हो गया, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स योर करियर, इज़ द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री ऐसे नहीं होगी। तो इसे पॉजिटिवली लें, और बिल्कुल अपने बॉस से या अपने जो भी कोलीग्स हैं, और ऐसी अगर छोटी छोटी सिटीज़ में ऐसे माहौल है, तो वहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बात कुछ बढ़िया है, पॉजिटिव है, तो इसका कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है, ये आप आगे रखिए, इस पे डिस्कस करिए,
और अगर ऐसा नहीं होने वाला है, आपके पास ऐसे बेहतरीन आइडिया नहीं है, तो आपको वो आइडियाज़ ढूंढने पड़ेंगे ताकि कंपनी वो वैल्यू क्रिएट कर यस सके। यस कोई आपकी कब सुनेगा? जब आपके पास बोलने लायक कंटेंट है, बोलने लायक आइडिया है या वर्केबल कोई मेथड है। अगेन मुद्दा, अगले का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो आपको काम करने के लिए अलाउ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप काम को कैसे बढ़िया बनाएंगे या इसमें बदलाव लाके क्या हासिल कर सकते हैं, ये आपको कहना आना चाहिए। मैम आपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है, आपने इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए काम किया है, आपने टनल, ब्रिज, हाईवे, डैम में काम किया है। उसके बाद बिल्डिंग इंडस्ट्री। जी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चेकलिस्ट पॉइंट होते हैं, छोटी छोटी छोटी, क्योंकि यहाँ लोग रहते हैं और उनको यदि टाइल में थोड़ा भी मिस्टेक दिखा तो भी वो कंप्लेन करते हैं, देखो यहाँ पे टुक टुक की जगह टक टक की आवाज़ आ रही है। बिल्डिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों अपने में कैसे डिफरेंस है? बहुत ही बड़ा ये एक डिफरेंस है जो मैंने खुद ने विटनेस किया है, और काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, काफ़ी दूसरे भी होंगे जो हमें आज देख रहे हैं कि जिन्होंने भी अपने लाइफ में ये ऐसा किया है। तो यस, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट करते हो, दीज आर मेगा स्ट्रक्चर्स, ये 500 करोड़ के नीचे तो कुछ होता नहीं है। तो बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं, हर यूनिक एक आपका चैलेंज होता है और सिचुएशन होती है, कोई प्रोजेक्ट दूसरे की तरह नहीं होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि ये प्रोजेक्ट में ये चल पड़ा है तो दूसरी जगह पे यही होगा, नहीं। तो आपको चैलेंज वो समझने हैं, उस प्रकार से डिसीजंस लेने हैं। वैसे अगर आप बिल्डिंग्स में देखते हो तो उस मामले में मैं कहूँगी कि बिल्डिंग का एक ढांचा फिक्स है हमारा, किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है बिल्कुल भी, और उसी प्रकार से पूरा टावर भी खड़ा होता है जो आप और मैं हम लोग अभी विटनेस भी करते हैं। तो ये काफ़ी एक लिमिटेड स्कोप आपका आ जाता है। इंफ्रा का जो स्कोप है ये बहुत ही वास्ट है और स्पैन भी बहुत बड़े बड़े होते हैं प्रोजेक्ट्स के। और अगर आप बिल्डिंग्स पे आते हैं तो आपके चेकलिस्ट हैं, हाँ जी बिल्कुल है। जैसे आपने कहा कस्टमर कंप्लेन, कस्टमर तो सभी बिजनेस में भगवान होता है जी, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप और हम आज इंडस्ट्री में खड़े हैं तो वो कस्टमर्स की वजह से ही है, तभी हमारा काम चलता है, राइट। तो जो भी आपने काम करना है बढ़िया करना है, और वो बढ़िया हो जिसमें कोई कंप्लेंट ना आए, इसके लिए शुरू से ही हमें कस्टमर पे फोकस रखना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपके स्टैंडर्ड क्या है, आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, और ये बढ़िया काम कैसे होगा। आपने एक वर्ड कहा भी कि इंफ्रा में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन जो मैंने देखा इंजीनियर्स का, उनका रुझान उस साइड जाना ही नहीं होता। मतलब वो नहीं चाहते कि मैं हर दिन ऑफिस का एड्रेस चेंज करूँ, क्योंकि रोड का प्रोजेक्ट है यदि 100 किलोमीटर का, तो खुद ही बनाते जा रहे हैं, अपनी ऑफिस आगे बढ़ाते जा रहे हैं। उनको चाहिए एक टाउनशिप बाउंड्रेड कवर एरिया हो जहाँ डेली मैं जाऊँ, वहाँ से वापस घर आऊँ। तो इन दोनों में एज अ इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द अर्निंग पर्पज कि मेरा वेल्थ क्रिएट हो सके और उसमें सोशली भी रहूं, कि सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन न बन जाऊं, और मैं घर को भी समय दे पाऊं, सोशल को भी समय दे पाऊं, तो इन सारे जोन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको क्या लगता है कौन सा इंडस्ट्री बेस्ट है, स्पेशली अगेन फॉर द फीमेल कैंडिडेट? जी, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज जो नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं इस पे आप फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल है। अभी ये फ़िलहाल हम काम कर रहे हैं 3D कंक्रीट प्रिंटिंग पे, जो कि एक लेटेस्ट ट्रेंड है जी। और इंडिया में बहुत ही कम ऐसे विलास बने हैं या प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो आज की डेट में कंप्लीट हुए हैं, एंड दोज वेर ऑन ट्रायल बेसिस। और फिर आगे जाके उसका हमारी मिलिट्रीज़ में भी उपयोग हो रहा है, हमारे कुछ विला के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और दोज आर रियली ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजीज़। अल से इसमें एक कॉम्बिनेशन आता है कि आपका लीन एंड ग्रीन कंस्ट्रक्शन। लीन ऐसे होता है कि आप इसमें मिनिमम वेस्ट करा रहे हो कंक्रीट का, जबकि ना के बराबर है। बहुत बढ़िया तरीके से आपका डिज़ाइन भी हो जाता है और यूज़ भी हो रहा है कंक्रीट का, राइट। तो वेस्टेज आपके कंट्रोल में आ गया। फिर जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो ये ग्रीन मटेरियल है, जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो ये ग्रीन है, तो इससे आप इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग आज ये चूज़ करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ज़रूर ये टेक्निक सीखें
इनमें आगे बढ़ें, जिसे हमें फ्यूचर में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। तो अगेन ये जो है वो थोड़ा बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, 3D प्रिंटिंग, ये सब बिल्डिंग मतलब इंडस्ट्री में आ गया। इंफ्रा को कैसे आप लोगों को सजेस्ट करोगे कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आज जो इंडिया में बजट का जो है 25% वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ, आगे चल के पोर्ट्स बन रहे हैं इतने शानदार। ये सब प्रोजेक्ट में एक इंजीनियर कैसे इनरोल करता है, क्या इसमें करियर है, मतलब क्या इसकी वैल्यू दिखता है? बहुत ज़्यादा है। तो इंजीनियर्स कैसे सीखें ये, मतलब कैसे एंट्री करें? क्या कोई अभी, क्योंकि मैं तो नहीं सिखा रहा भाई, मैं तो बिल्डिंग, हाईवे, ब्रिज, BIM सिखाता हूँ, ये 4 चीज़ें, लेकिन और चीज़ें कहाँ सीखने मिल सकता है इनको? जी, तो इसके लिए हमारे देश में और बाहरी देशों में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके एडवांस कोर्सेज़ करते हैं और जहां आप आपके पोस्ट स्टडीज़ भी करा सकते हो, तो वो एक किया जा सकता है। ऑनलाइन अवेलेबल होंगे अब तो सब? ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जी। कुछ चीज़ें, सब नहीं भाई, तो जो जाके पढ़ना चाहता है वो जा सकता है। एक और मैम इसमें शायद आपकी कोई कलीग हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप रियल केस स्टडी बताएं कि कुछ लोग इंजीनियरिंग करने के बाद फॉरेन जाना पसंद कर लेते हैं कि दुबई चले जाते हैं, साउथ UAE जाते हैं जहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी। हाँ। और कुछ यहीं रुक जाते हैं, और जो यहाँ रुकता है वो बार बार यही बोलते रहता है यार मेरे को भी निकल जाना चाहिए था, देख उसकी सैलरी कितनी है, लेकिन मेरे को अभी तक कोई वहाँ से वापस रिटर्न आने वाला समय नहीं मिल सका, मतलब मैं कंपेयर नहीं कर सका, मेरे को मेरे लाइफ में नहीं मिले कोई। क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो वहाँ जाके खुश है या दुखी में है, और जो यहाँ है वो अच्छा ग्रो कर लिया या फेल हो गया? तो कौन सा डिसीजन सही है, इनिशियल में फॉरेन चले जाना चाहिए या नहीं? जी, अभी इसमें तो अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड है और आपके प्लान पे डिपेंड है। तो कई जगह पे ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स के अरमान होते हैं, बच्चे चाहते हैं कि हम आगे पढ़ें, हम बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और बढ़िया काम भी करें, तो उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी मैं बताना चाहूँगी। और दूसरा है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल गए, जैसे कंपनीज़ कई जगह आपके इंजीनियर्स को रिकमेंड करते हैं, डेपुटेशंस पे भेजते हैं कि बाहरी प्रोजेक्ट है, बाहरी देश में जाओ, कुछ नया सीखो और ये संभालो। तो वो एक चीज़ है जो आपने अपने हाथ से नहीं छोड़ना है ऐसा मौका। तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ों में आपका पहला डिसीजन आता है कि भाई मुझे क्या करना है जी। और सेकंड थिंग है कि मैं सक्सेसफुली इसे कैसे करूँ। तो अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे वहाँ सेट होना है और बढ़िया वो वाले प्रोजेक्ट्स में काम करना है, तो उस प्रकार से आप करियर की प्लानिंग करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। लेकिन जहाँ तक आप मुझसे पूछेंगे, मेरा सवाल है, जो पीरियड मैंने बाहरी देशों में गुजारा है वो तो बढ़िया बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ के तौर तरीके सीखे हैं, वहाँ के टेक्नोलॉजीज सीखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आपके ये ज़रूर रहता है कि यार ये मेरा देश तो नहीं है। इसीलिए आपको सुपर वुमेन कहा जा रहा है। ज़रूर आप वापस आना भी चाहते हो। देश के लिए आप काम कर रही हैं। आपने रिसीव किया रियल सुपर वुमेन अवार्ड और OPEX एंड CSSMBB। जी भाई, क्या था ये और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ? जी, तो हमारे जो इंजीनियरिंग के ऑपरेशंस हैं, हमारी इंडस्ट्री में काफ़ी तौर तरीके हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। हर कंपनी का अपना एक प्रोसेस होता है, राइट? आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड एक हो सकता है, मेरा उससे दूसरा हो सकता है, किसी का और बेहतरीन हो सकता है और किसी का एवरेज भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो ये जो वैरायटी आती है, इससे असर होता है प्रोजेक्ट्स पे। तो आपके जो भी ऑपरेशंस है, सबसे पहले ये तो देखे जाते हैं कि ये सही है कि नहीं है, राइट? ये हुआ पहला तरीका। अगर उनमें गलती है, अगर उनमें कोई लूप होल है, कोई गैप है, तो इसे मिटाया जाता है। वो हुई हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन। और अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो ऑपरेशन कि भाई ये बेहतर तरीका है ही नहीं, यहाँ पे एकदम एवरेज ही है, तो ये आपको शुरू से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये होती है पूरी सिस्टम की डिज़ाइन एज 6 सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ये हमने करी है और कंपनियों के कामकाज जो है इनको बेहतर बनाए हैं। तो ये हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है ऑपरेशन एक्सीलेंस का, जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया, सुपर वुमेन अवार्ड ऑफ OPEX। आपने अपने अनुभव से लोगों को सिखाया भी है।
इंजीनियर्स के साथ जो सिखाना चाहते हैं, राइट। जब हम पढ़ रहे थे एज ए स्टूडेंट और जब हम पढ़ाते हैं एज अ टीचर, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है इन दोनों में? कि उस समय माइंडसेट कैसा होता है जब हम पढ़ा रहे होते हैं और बच्चा जम्हाई ले रहा होता है, और जब हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो भी हमें कई बार जम्हाई आता है। तो वो स्टूडेंट माइंडसेट और टीचर माइंडसेट, तो आप कैसे पढ़ाते हो? क्या क्या वे होता है आपका? तरीका है। क्या तरीका होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इससे मैं खुद गुजरी हूँ, और ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, ज़रूर मेरे दोस्तों से कहना चाहूँगी कि जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी कि केवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ये दौर रहा है मेरा इंजीनियरिंग का, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई मेंटर्स कि जिन्होंने हमें बहुत बेहतरीन तरीके से इंजीनियरिंग सिखाई और इस काबिल बनाया कि हम आगे बढ़ सकें। तो उस टाइम पे शुरू में जैसे फर्स्ट ईयर होता था या इवन स्टार्टिंग फेज़ हर किसी का होता है, सबसे पहले तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि अरे बाप रे, बहुत प्रेशर है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लाइफ में आपने अब तक इतने नहीं पढ़े होते हैं जितने हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। फिर आपको साइट्स पे जाके प्रोजेक्ट्स करने हैं, वो काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, उनके आंसर्स भी आने चाहिए प्रॉपर, वो होने भी चाहिए, तभी जाके आपके असाइनमेंट्स पूरे होंगे, आपके टर्मवर्क को मार्क्स मिलेंगे, या तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वो एक चीज़ें होती हैं। फिर दूसरा होता है ये सब्जेक्ट्स जो हम मटेरियल्स पढ़ते हैं, जो उनके तौर तरीके पढ़ते हैं, जो मैकेनिक्स होती हैं, ये काफ़ी जगह पे बहुत ही टफ जाती है। जैसे मैथमेटिक्स के प्रकार होते हैं, आपने देखे हैं, हमने देखे हैं, तो बहुत टफ जाता है बंदों को अपने। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी स्टडी है ये आप पहले से प्लान करें और प्रॉपर करें। जहाँ पे आपको सपोर्ट चाहिए है, भले आप ट्यूशन्स में जाओ, भले आप सेल्फ स्टडी करो, भले आप आपके टीचर से डिस्कस करें, लेकिन बी ओपन। ये नहीं है कि मेरे मन में कोई एक सवाल रह गया और मैं चुप रह गई। आपने पूछना है तो ये पूछना आप शुरू करें, क्वेरीज आने ही चाहिए। बहुत लोग शर्माते और झिझकते हैं, हो सकता है यार क्या बोलेंगे वो चार लोग यदि मैं सवाल पूछ दिया तो। एग्जैक्टली तो उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि दुनिया क्या कहती है इस पे आप कभी भी फोकस ना करें। उनका कहना काम है, वो उनको करने दीजिए। आगे बढ़ना आपको है तो आपको अपना काम करना है। आप गुडविल एम्बेसडर ऑफ फॉर पृथ्वी, इस अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया, क्या है मैम ये एक शुरू से आई एम वेरी क्लोज टू नेचर, और हमेशा से ही मुझे पेड़ पौधों में बहुत बहुत सुकून भी मिलता है, और मुझे बहुत प्यार है जानवरों से और नेचर से। तो एक प्लांटेशन ड्राइव्स हमेशा हम लोग लेते हैं, ये हमारे फैमिली का ट्रेडिशन है। जैसे बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, या किसी की याद में आपको लगाने हैं तो पेड़ पौधे हम लोग लगाते हैं। तो उस प्रकार से ये एक फैमिली का हमारा कल्चर है, और जिसे आगे जाके मुझे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि आप क्या क्या सोच रखते हैं, फिर आगे जाके सस्टेनेबिलिटी में इसे कैसे आप अप्लाई करते हो, इससे क्या असर हो सकता है, दुनिया में आज क्या चल रहा है। और अगर आप आपके अप्रोच बदलो, आपकी थिंकिंग बदलो, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमारी खुद की लाओ, तो दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हो। तो ये जब मुझे खुद को भी पता चला, मैंने तुरंत इसे अपनाया। आज आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी हर जगह पे, हर बंदे की ज़ुबान पे है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी कि आज की डेट में हर कोई इसे काम करना चाहता है, अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। पूरा वर्ल्ड चिल्ला रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए, और आज तो हम बहुत लेट हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन इट्स नेवर लेट आई विल से कि हमें आगे जाना है। तो ये जो हमारी ग्रीन ड्राइव थी, इसमें हमने बहुत बड़े तरीके से काम किया था, बहुत प्लांटेशंस करवाई थी, हर जगह पे अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स दिए थे, जैसे आपने अभी बोला कि हाँ, ट्रेनिंग्स मैंने दिए थे बंदों को, और सोसाइटीज़ में दिए थे। ये सब जॉब के साथ पैरेलल चल रहा है जी। इसके बाद भी आप अपना लाइफ बैलेंस कर रहे हो, वाह मैम, सैल्यूट है आपको। इस सस्टेनेबिलिटी में एक और वर्ड आता है, नेट जीरो एनर्जी स्ट्रक्चर, क्या है ये? जब भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काम करती है, हम जितने ऑपरेशंस कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं इमिशंस होते हैं जी, हर एक जगह ट्रांसपोर्टेशन में। करेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत बड़ा उसमें रोल अदा करता है। हमारी जो कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट्स है वो है, मैन्युफैक्चरिंग में काम, सारी चीज़ें हैं,
तो ये इमिशंस जो भी है ये वातावरण को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। बहुत। तो मैं ऐसा कहूँगी कि हमारे जो भी सर्वेज हैं ये बोलते हैं कि 30% हमारे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है वो हर एक प्रकार के निर्माण से होता है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लीजिए, बिल्डिंग्स बोल लीजिए। तो ये जो इम्पैक्ट है इसे कम जो करना है वो है आपका प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी का। इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे वाटर है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे बचाइए। फिर है वेस्टेजेस आप ना करें और जहाँ पे भी हो रहे हैं इसे कटल करिए। फिर ग्रीन मटेरियल्स आते हैं कि आपने क्या क्या यूज़ करना है, कौन से प्रकार से यूज़ करना है वो है। और आपके मेथड्स आते हैं, आप किस प्रकार से काम करते हैं। हर चीज़ आपकी सस्टेनेबल नहीं हो सकती है, तो उसे बनाया है तो इन मेथड्स ने वो हमें इम्प्लाई करने हैं। और सबसे लास्टली आता है कि आपका जो डिज़ाइन है, अप्रोच है आपके प्रोजेक्ट का, वो भी एनर्जी का प्रॉपरली मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन होना चाहिए है। ये भी चीज़ें हैं। तो ऐसे कई प्रकार के फैक्टर्स इसमें, राइट फ्रॉम द मटेरियल स्टेज टिल द कंप्लीशन हैंडओवर, और उसके बाद में इवन ऑक्यूपेंसी ऑफ द पर्सन, ये स्टेज में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जर्नी है हर प्रोजेक्ट के लिए और हर बंदे के लिए जो हमें करना है। और जब ये पूरा हो जाता है, अगर आप ये सारे पैरामीटर्स पे खरे उतरते हो, तब आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई बिल्डिंग जो है ये ग्रीन सर्टिफिकेशन पाने के लायक हो जाती है, जो कि हमें सर्टिफिकेशन बॉडीज से मिलते हैं। ओके, तो इनके भी रेटिंग्स हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, और उस रेटिंग के हिसाब से आपको फिर फाइनल सर्टिफिकेशन होती है। ये हुई आपकी सस्टेनेबिलिटी की जर्नी। तो आपको ग्रीन का अवार्ड मिल गया। तो ये जब हुआ, ये आपने बैलेंसिंग किया है कि जो वातावरण को मैंने दूषित किया है उसी को साफ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए काउंटर पार्ट मैंने कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें करी है। प्लांटेशन इज़ वन पार्ट ऑफ दैट, ग्रीन मटेरियल्स आर सेकेंड पार्ट ऑफ दैट, मेथड्स भी हैं जैसे मैंने अभी बताया। ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। ये स्टेज पे हम बोलते हैं बैलेंस हुआ है। लेकिन जब आप ये बैलेंस से आगे बढ़ के आपकी कंट्रीब्यूशन देते हो और जो भी कार्बन इमिशंस आपके हुए हैं, जिनका इम्पैक्ट हो रहा है, ये पूरे बैलेंस के आगे जाके आप अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं वातावरण की तरफ, तब इसका प्रमाण 0 हो जाता है। तब ये बनती है नेट ज़ीरो कंसेप्ट। और नेट ज़ीरो के आगे का एडवांस कंसेप्ट में अगर आपको बताऊं तो दैट इज़ गोइंग निगेटिव कार्बन, कि आप ग्रीनरी प्रोड्यूस कर रहे हो। बहुत ही एक बेहतरीन और एडवांस चीज़ है। और मैं चाहूँगी कि जैसे अभी पूरी दुनिया इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं, हर किसी ने कमिट किया है, हमारे देश ने भी कमिट किया है, हमारे कंपनी ने कमिट किया है, हम लोग उस तरफ काफ़ी अपने प्रयास कर रहे हैं, नई नई तकनीकें ला रहे हैं, नए मटेरियल्स ला रहे हैं, और उन प्रकार से हम अपने अपने प्रोजेक्ट्स को सस्टेनेबल बना रहे हैं। तो ये एक बहुत एडवांस है जिसमें हर कोई इंटरेस्ट लेके काम करें, ये मेरी दिली तमन्ना है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे सारे दर्शकों से कि सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अ चॉइस टुडे, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हमें करना ही है। यस, इसके बिना नहीं रह सकते अब, क्योंकि इसी बार का अगर आप चाहते हो आपकी आने वाली पुश्तें सुखी रहें और एक बढ़िया जीवन व्यतीत करें, तो आज ही हमें इसका प्रयोजन करना है। अगर आप आज एफर्ट्स लेते हैं, अगर आप आज ठीक से आपके ऑपरेशंस करते हैं, तो ही आने वाला फ्यूचर बढ़िया हो सकता है। आज आप एक कंपनी में हेड है, उस हेड का रोल क्या होता है मैम? कैसे टीम को मैनेज करते हैं? वो टीम सिलेक्शन भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। लेकिन अब आज हम उस सिलेक्शन पे नहीं जाएंगे, लेकिन उस टीम को मैनेज करना और वो टीम सही काम कर रही है कि नहीं क्वालिटी में, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? और वो रिमोट है, ही इज़ नॉट फ्रॉम द सेम साइट, मल्टीपल साइट, हाउ यू मैनेज मल्टीपल साइट्स? टीम बिल्डिंग का एक बहुत ही हमारा सबसे प्रायर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ऑपरेशन जो है ये 4 स्टेजेस में चलता है। पूरे दुनिया भर में देख लीजिए आप, जब आप सिग्मा पे आएंगे आपको ये बात पता चलेगी कि सबसे पहली स्टेज आती है आपकी फॉर्मिंग, सेकंड है आपकी स्टॉर्मिंग, थर्ड है आपकी नॉर्मिंग,
एंड फोर्थ है आपकी परफॉर्मिंग। ओके, तो ये आपकी एक बढ़िया टीम बनाने की फॉर्मूला है। पहले फॉर्म करो जी, उसके बाद उन्हें स्ट्रॉन्ग करो, स्टॉर्म अपने आप हो जाएगी। जब फॉर्म अच्छे हो गए हैं तो। थर्ड है नॉर्मिंग, एक स्टैंडर्ड से उन्हें तरीके सिखा के अपना अपना रोल बताना, और वो रोल मुझे अगर अच्छे से पता है तो ही मैं अपना काम बढ़िया कर पाऊंगा, तभी वो परफॉर्मिंग, तब जाके आपकी परफॉर्मेंस अच्छी। आएगी। वाह मैम, ग्रेट। तो मैम आज इंजीनियर्स ये कंफ्यूज्ड हैं कि इस हमने टेक्नोलॉजी की बात करी, कौन सी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आ रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या स्किल सीखूं मैं, वो कौन सी स्किल्स है जिसको मेरे को पहले ही अच्छी जॉब मिल सकती है, या मैं जिस जॉब में हूँ मेरे को अच्छा अपग्रेडेशन मिल सकता है, कौन कौन से स्किल सेट होने चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि आज इंडस्ट्री में क्या क्या ट्रेंड्स हैं और क्या आने वाले हैं, फ्यूचर कहाँ हमें ले जा रहा है। तो आई एडवाइज आवर फ्रेंड्स टू फॉलो दिस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज एंड गेट एक्वेंटेड टू इट, क्योंकि एक खाली इंजीनियरिंग करना, उसी में काम करना एक बहुत ही एवरेज चीज़ हो गई है। आपको अपग्रेड करना चाहिए, आपके स्किल्स बढ़ाने हैं इन टेक्नोलॉजीज़ में। जैसे आप खुद बीम पढ़ा रहे हैं, राइट? तो ये एक बहुत ही आज की अहम चीज़ है जो हर किसी को नॉलेज में होनी चाहिए है। सेकेंडली है आपका GIS चल रहा है, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो इसमें टेक्निक्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो करने हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आज काम कर रहे हैं। और उसके आगे भी अगर मैं जाऊं तो जैसे बताया 3D कंक्रीट प्रिंटिंग है, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने वाली है। ये लेबर साफ कर देगी मार्केट से। 3D प्रिंटिंग की कहानी सारे तो नहीं जाएंगे, पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो अनस्किल्ड हैं, जो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हो सकता है। पर जिस प्रकार से हम लोग विजन रख रहे हैं कि हमें बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट देना है, लाइक आवर कंपनी, तो वहाँ पे हम लोग इससे विलास बना रहे हैं। और एक बेहतरीन डिज़ाइन जिसे हम बोलते हैं बायोफिलिक डिज़ाइन। बायोफिलिक डिज़ाइन क्या होता है वो भी मैं बताऊँ आपको, कि जो बायोलॉजी है या तो फिर जो एक नेचर है, नेचर की जो फॉर्म्स है, इनसे इंस्पायर्ड होकर जो डिज़ाइन बनती है, ये होती है बायोफिलिक डिज़ाइन। जो आप स्ट्रक्चर देखते हो, जैसे शेल शेप है, जैसे बहुत ही बढ़िया शेप्स हैं, अलग अलग एकदम फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, या तो फिर किसी दुनिया के है ही नहीं, अलग दुनिया के हैं, ऐसे जहाँ पे आपको लगता है ये सारे डिज़ाइंस आज की डेट में आप बना सकते हो। और ये पॉसिबल किया है आपकी नई टेक्निक ने, 3D CP ने। तो मैं चाहूँगी कि हमारे लोग उसे भी ज़रूर सीखें। ये बहुत ही एडवांस फील्ड है और इसमें बहुत बढ़िया फ्यूचर है। जो लोग चाहते हैं कि उनका करियर ऊंचाई पे जाए, उन्हें अच्छे अच्छे पैकेजेस मिले, उन्हें ये टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर तो लेटेस्ट ट्रेंड है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो भी कनेक्ट हो रहा है इंडस्ट्री में। जी, इसमें काफ़ी स्कोप है हमारे लिए। और ये जान के खुशी होगी उन लोगों को जिन्हें आज मालूम नहीं है कि जब तक हमें एडवांस टेक्निक्स पता नहीं थी, हम अपने आप को बहुत ही सीमित रखते थे कि भाई कंस्ट्रक्शन है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये करना है, वो करना है, रेती गिट्टी ईटा सीमेंट। लेकिन क्या आप ये कभी सोच पाते थे 10 साल पहले या 20 साल पहले कि भाई बिल्डिंग जो बनेगी, इसकी जो मॉनिटरिंग करनी है, ये करने के लिए मेरे पास हाथ में ड्रोन होगा? 10 साल पहले तो हम नहीं सोच पाते थे, लेकिन आज हमारे प्रोजेक्ट में ड्रोन मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। वाह। तो ये एक बहुत ही एडवांस फील्ड है जिसमें आपको ड्रोन से सारे इंस्पेक्शंस करने हैं और जो भी माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है, इन्हें करेक्शंस कराने हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है एकदम बेहतरीन तरीके से हो, जिसमें कहीं पे 1% भी चांस ना रहे कि कोई कंप्लेन करे, लेकिन इट इज़ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर कस्टमर एंड दैट इज़ एक्सेलेंस। एग्जैक्टली मैम, आपका प्रोजेक्ट बहुत ही डाइवर्सिफाई रहा है। आपने बिल्डिंग्स, हाईवे तो किए ही हैं, एटॉमिक रिएक्टर तक आप पहुंच गए हो। वो क्या एक्सपीरियंस था और क्या क्या कहानी है? जी, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट था और बहुत ही चैलेंजिंग ये रहा है। और मैं कहूँगी सही में कि बहुत मुश्किल से इन्हीं लोगों को शायद अपॉर्चुनिटी मिलती होगी रेयर सीखने की, ये देखने की और उस पर काम करने की। तो आई एम वन ऑफ देम। और इस प्रोजेक्ट पे हमने हमारे बहुत ही एक्सपर्ट टीम मेंबर्स के साथ में काम किया है जी। काफ़ी चीज़ें मैं उनसे सीखी भी हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये पहला मौका था।
तो वो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का। तो कैसे प्रोजेक्ट होते हैं मैम, मतलब इसमें एज अ सिविल इंजीनियर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है वहाँ? तो सिविल इंजीनियर्स आर एवरीवेयर। आल से कि हमारी जो ब्रांच है, दिस इज़ मदर ब्रांच ऑफ ऑल इंजीनियरिंग, सो वी शुड टेक अ प्राइड इन बीइंग सिविल इंजीनियर, क्योंकि हम एक निर्माण करते हैं जिससे लोगों का पॉजिटिवली एस्पेक्ट आता है, भला होता है। किसी लोगों को उसमें घर करने हैं जो अपने ड्रीम पूरे कर रहा है, जहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हो। तो जो भी एक सिविल इंजीनियर आज हमारे देश के हर कोने में जहाँ जहाँ से मुझे देख रहा है या जहाँ से भी आगे बनना भी चाहता है, उनके लिए ये मैसेज मैं ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म पे देना चाहूँगी कि ऑलवेज टेक अ प्राइड इन बीइंग सिविल इंजीनियर। हम रचयिता है। यस, हम सृष्टि के रचयिता हैं एंड नेवर बी अशेम्ड ऑफ इट। अगर आप ऐसा करते हैं कहीं, तो आज ही अपने दिमाग से ये ख्यालात निकाल दीजिए, झटक दीजिए और नए जोश से आगे बढ़िए और नई टेक्नोलॉजी सीखिए। और मैं अपने हर गेस्ट से ये अंतिम सवाल ज़रूर पूछने की कोशिश करता हूँ कि यदि ऊपर वाला आपको एक मौका दे कि वो कौन सा आपके लाइफ का वो कौन सा मोमेंट है जो आप एक बार दोबारा जीना चाहते हो, और वो क्यों जीना चाहते हो? तो ऐसे तो मैं 3-4 इंसिडेंसेस रहेंगे हमारे साथ। फर्स्ट वन वो सबसे प्रायोरिटी में कौन सा है? ओके, वेरी फर्स्ट वन तो वो था कि जब हम लोग मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट पे थे और जहाँ पे पहली बार हमें न्यूज़ आई थी कि हमारे माननीय पंत प्रधान मोदी जी का विज़िट वहाँ पे आने वाला है। तो वी वेर सरप्राइज लाइक एनीथिंग कि अरे बाप रे, हमारे यहाँ पंत प्रधान आने वाले हैं हमारे, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस। तो पहले तो हमें यकीन ही नहीं हो पाया था। मेरा भी नहीं हुआ है तक। जी। तो वो एक बहुत ऐसा मौका था कि इतने महान व्यक्ति को नज़दीक से देखने का और उनको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। जी, एक्सप्लेन तो हमारे सीनियर्स ने किए थे, बट वी वेर पार्ट ऑफ द टीम एंड वी डेफिनेटली टुक प्राइड इन दैट कि हमारा प्रोजेक्ट आज देश में जाना माना जा रहा है और यहाँ तक पहुँचा है कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं देखने के लिए। तो वो सबसे पहला एक मौका था। और दूसरा एक मौका मैं ज़रूर बताऊँगी गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट का। गिफ्ट सिटी का हमारा जो हेडक्वार्टर है IFSCA का, वो बनाते वक्त ये हुआ था, वहाँ पे भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट के विजिट्स काफ़ी हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। हम वो प्राउड मोमेंट होता है कि हम जो काम कर रहे हैं ये वैल्यूबल है, इसकी इतनी वैल्यू है कि इतने इम्पोर्टेंट लोग आके इसको विजिट कर रहे हैं। जी, तो ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं कि जो मोमेंट्स आप ज़रूर चाहते हो दोबारा जियो। क्या बात है, क्या बात। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ आए और आपने इतना वैल्यूबल इंसाइट्स दिया। और उम्मीद करता हूँ हमारे इंजीनियर्स को ये सारे इंसाइट्स उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए, उनके करियर में सही डिसीजन लेने के लिए, और जितने भी मिथ्स थे इस इंडस्ट्री में उनसे थोड़ा दूर हटने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। और जो भी आप जानना चाहते हो मैम से, आप नीचे कमेंट करो। अगले वीडियो में हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे मैम से कि प्लीज़, बहुत सारे सवाल आ गए हैं, एक बार फिर बैठते हैं एक पॉडकास्ट में। ज़रूर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।